राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी, कुछ नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों को राजभाषा नियम 1976 के नाम से 28 जून 1976 को जारी किया गया था। ये राजभाषा नियम 1976 के जो मुख्य नियम है वो इस प्रकार है। एक, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा हिंदी भाषिक क्षेत्रों में स्थित उनके कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी के निर्धारित अनुपात में होगा, जो फिलहाल प्रतिशत है, परंतु ऐसे राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों के पत्रादि हिंदी में होंगे। तो ये पहला नियम, इसके अनुसार केंद्र सरकार के जो मंत्रालय और विभाग जो हिंदी भाषिक क्षेत्रों में, यानी कि जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है वहाँ आए, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के बीच जो पत्र व्यवहार होगा वह पत्र व्यवहार 60%, यानी 100% जो पत्र व्यवहार होगा उसमें से 60% जो पत्र व्यवहार है, प्रतिशत का मतलब टका, वह हिंदी में करना होगा। किंतु ऐसे राज्यों में केंद्र सरकार के जो दूसरे कार्य, यानी कि केंद्र सरकार के, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ही दूसरे भी कार्यालय हैं, तो केंद्र सरकार के ये जो कार्यालय हैं उनके बीच में पत्र व्यवहार आदि जो है वह हिंदी में ही होगा। तो ये पहला नियम 1976 का। दूसरा जो है, अहिंदी भाषिक क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अहिंदी भाषिक क्षेत्र यानी कि जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, जैसे कि हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दक्षिण के तमिल, कन्नड़ और मलयालम राज्य है, तो उनके साथ, या ऐसे ही दूसरे जो राज्य हैं हमारे देश के, उनके साथ ऐसे प्रदेशों में केंद्र सरकार के जो कार्यालय उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होगा उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं तय की गई थी, और ये दोनों में से, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नियम बनाया था। यानी कि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का प्रयोग 60%, और केंद्र सरकार के जो दूसरे कार्यालय हैं, यानी केंद्र सरकार एक के जो कार्यालय हैं उनके बीच में पत्र व्यवहार हिंदी में ही हो, लेकिन जो अहिंदी भाषी प्रदेश है उसमें केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनके साथ जो पत्र व्यवहार किया जाए और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है, ऐसा नियम बनाया गया। राजभाषा अधिनियम 1903 की धारा 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों जैसे संकल्प, सामान्य निर्देश, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां,
संसद के सदनों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट और सरकारी कागज पत्र आदि, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करना होगा। और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेवारी होगी कि वह यह निश्चित करे कि ये जो सभी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट हैं, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हों। तो ये तीसरा जो नियम है उसके अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सरकार के जो सभी दस्तावेज हैं सरकारी कार्यालयों में जो होते हैं, उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकेगा। और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, यानी जो मुख्य अधिकारी हैं, उसकी उसे जिम्मेवारी दी गई थी या उसकी जिम्मेवारी तय की गई थी कि अगर वो पत्र व्यवहार हिंदी में किया गया तो उसका अंग्रेजी रूप भी होना चाहिए। अगर अंग्रेजी में कोई रिपोर्ट तैयार की गई तो वो हिंदी में भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों भाषाओं में वह पत्रादि वो जारी करने होंगे। अगला जो नियम है वो ये है कि केंद्रीय सरकार का कर्मचारी फाइल पर अपना नोट या मसौदा हिंदी में या अंग्रेजी में लिख सकता है तथा उसे दूसरी भाषा में अनुवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि किसी कार्यालय में जब कोई पत्र आता है तो उसके पत्र में जो भी जानकारी दी गई है या मांगी गई है, तो उस पर जो अधिकारी होते हैं वो नोटिंग करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में टिप्पण कहते हैं। और जो फाइल बनाई जाए तो उस फाइल पर अंग्रेजी अथवा हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा में कर्मचारी लिख सकता है। उसके लिए जरूर नहीं है कि हिंदी में लिखा हो तो वो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी करे, या अंग्रेजी में लिखा हो तो हिंदी में भी लिखे। तो ये उसके लिए जरूरी नहीं या नहीं होगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं तथा अन्य कार्यविधि साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप से तैयार किए जाते हैं। यानी कि केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित जो जानकारी है या संहिताएं जो है, वह दोनों भाषाओं में तैयार करनी होगी। सभी प्रकार के जो फॉर्म्स हैं तथा रजिस्टर के जो शीर्षक हैं, अधिकारियों के नाम पट्ट, ऑफिस के बाहर जो नाम दर्शाया जाता है ना, वो सूचना पट हो या अन्य जो लेखन सामग्री हो, तो वह भी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। तो ये यानी कि दोनों भाषाओं का प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी में, चाहे वह फाइल का नाम हो, अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स हो, अधिकारियों के नाम जो बाहर रखे जाते हैं वह हो, अन्य सूचनाएं हो, अन्य सामग्री हो, तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार करनी होगी। हिंदी में अगर कोई पत्र प्राप्त हो तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए, किंतु जब भी कोई आवेदन पत्र हो, आवेदन पत्र यानी अर्जी, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में प्राप्त हो, तो उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। यानी ये भी निश्चित किया गया था कि केंद्र सरकार के कार्यालय को अगर किसी का पत्र मिलता है और अब वह पत्र या आवेदन पत्र या अपील
अगर हिंदी में है और उस पर जो हस्ताक्षर साइन जो किए गए हैं वह अगर हिंदी में है तो उसका उत्तर देना होगा। भाविन तारो माइक बंद कर। हिंदी में जो भी पत्र प्राप्त होते हैं उसका उत्तर हिंदी में ही दिया, लेकिन अगर पत्र हिंदी में है लेकिन हस्ताक्षर जो है ना साइन वह अगर अंग्रेजी में, तो फिर उसका उत्तर हिंदी में देने की जरूरत नहीं है, नियम बनाया गया। यानी कि जो हस्ताक्षर है साइन है हिंदी में ही हो। तो सामान्य रूप से हम आज भी क्या करते हैं कि हम जो साइन करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, गुजराती या हिंदी में नहीं करते। गुजराती में लिखा हो, पत्र लिखा हो, लेकिन सिग्नेचर अंग्रेजी में होता है। तो ऐसे जो पत्र हैं उसके लिए पत्र हिंदी में हो लेकिन सिग्नेचर साइन जो है वो अंग्रेजी में किया हो तो उसका उत्तर हिंदी में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हिंदी में है तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए। जिन कार्यालयों में 80% या उससे अधिक लोगों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है, यानी कि हिंदी में जो वह काम कर सकते हैं, तो उन्हें सूचित किया जा सकता है तथा इन कार्यालयों में से कुछ को निर्दिष्ट किया जा सकता है ताकि उनमें काम करने वाले हिंदी प्रवीण कर्मचारियों से नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सके। यानी केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं और उसमें जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसमें अगर 80% अधिकारी हैं या कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हिंदी का कम से कम इतना ज्ञान हो कि वो कार्य कर सके, तो उन्हें दिया जाए कि वे जब कोई पत्र मिले और उस पर जो नोटिंग करना हो, टिप्पण करना हो या पत्र लिखने के लिए पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो उसमें वे केवल हिंदी का ही प्रयोग करें, अंग्रेजी का नहीं। उन्हें कि जिन कर्मचारियों के पास हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो उनके लिए। और ये जो नियम जो है ये तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होगा, ऐसा है नियम। कारण कि ये अंग्रेजी का प्रयोग वे लोग करते थे और हिंदी का विरोध भी उधर से ही शुरू हुआ था। प्रत्येक कार्यालय से प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम तथा इन नियमों का समुचित रूप से पालन किया जाए। कि प्रत्येक अधिकारी की जो प्रधान यानी मुख्य जो अधिकारी है उसकी ये जिम्मेवारी रहेगी कि ये जो राजभाषा अधिनियम जो बनाए गए हैं या नियम जो बनाए गए हैं उसका पालन उसके कार्यालय में किया जाए। यानी कि हिंदी में जो काम करना है वह जो बात है। और सुविधा के लिए नियमों के माध्यम से हमारे संपूर्ण भारत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। क श्रेणी क्षेत्र, ख श्रेणी क्षेत्र और ग श्रेणी क्षेत्र की 3 क्षेत्र बनाए गए, क, ख और ग श्रेणी। क श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को रखा गया उस समय पर। अब तो इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी है, लेकिन जब ये नियम बनाया गया तब ये राज्य नहीं थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और ये जो राज्य हैं वे ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, यानी कि हिंदी भाषी राज्य है। कौन से? उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। और उसके बाद जो इसमें आई वो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसे क श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, यानी कि जो हिंदी भाषी राज्य है वह क श्रेणी के अंतर्गत रखे गए। अब ख श्रेणी के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में करना स्वीकार किया था। और ये जो राज्य थे उस समय के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश। तो इन राज्यों को ख श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। और ग श्रेणी के क्षेत्रों में क और ख श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त जो बाकी जो राज्य रहे उसे ग श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। और ग श्रेणी के राज्यों के साथ केंद्र सरकार जो पत्र व्यवहार करेगा वो अंग्रेजी में करेगा। और ये राज्य थे उस समय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, जम्मू और कस्बे। तो ये राज्य जो जिनका नाम मैंने लिया ये ग श्रेणी के अंतर्गत रखे गए थे। और संविधान के राजभाषा संबंधी जो उपबंध नियम तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के तथा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जा भाषा संबंधी कार्यों के समन्वय के लिए 26 जून 1975 को गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। 26 जून 1975 को। और इस विभाग बन जाने से राजभाषा हिंदी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग में बहुत तेजी आ गई थी। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 5 सितंबर 1967 के दिन केंद्रीय हिंदी समिति बनाई गई थी, यानी गठन किया गया था। और यह समिति जो है वह हिंदी के प्रयोग आदि के बारे में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च समिति है। और इस समिति का अध्यक्ष मंत्री होता है। कुछ केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ सांसद और कुछ के उच्च कोटि के जो विद्वान हैं वे इसके सदस्य होते हैं। राजभाषा हिंदी से संबंधित इस समिति के जो निर्णय होते हैं केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी विभागों लागू होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा जो नीति निर्धारण
है उसे कार्यान्वित करने के लिए और इस संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालयों और विभागों में हिंदी की सलाहकार समितियां बनाई गई हैं और जिनके अध्यक्ष उस विभाग या मंत्रालय के मंत्री होते हैं। यानी कि हमारे जो केंद्र सरकार है उसके अलग अलग कार्यालय हैं, मंत्रालय, जैसे कि गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय में अगर केंद्रीय हिंदी समिति अगर बनाई जाती है तो गृह मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वे उसके अध्यक्ष या रहेंगे, बनाया गया। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई थी। इसके के अध्यक्ष राजभाषा विभाग के जो सचिव होते हैं वे होते हैं और यह समिति सरकार प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के बारे में नीति का कार्यान्वयन करती है। यानी इस समिति का काम क्या है कि हिंदी बढ़े, इसके लिए नीति नियम बनाना, उसका समन्वय और उसे लागू करना, समन्वय भी करना और उसे लागू भी करना। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनाई गई थी। केंद्र सरकार के प्रत्येक जो मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, उसमें एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है और इस समिति का अध्यक्ष सामान्य रूप से संयुक्त सचिव या कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी, प्रधान अधिकारी जो होता है वह, और यह समिति अपने कार्यालय में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग कैसे किया जाए वह निश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनाई गई थी, के स्तर की होती है। इसमें किसी नगर विशेष में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय यानी केंद्र सरकार के कार्यालय, निगम जैसे कि जीवन बीमा निगम LIC है, तथा निकाय इस समिति के मुख्य सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त जिला और तालुका निकाय जो है, जिसे हम लोग जिला पंचायत और तालुका पंचायत की जो समिति है उसके मुख्य सदस्य भी इसमें होंगे। इसके अतिरिक्त नगर के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं वह इस समिति का अध्यक्ष होता है और इस समिति की साल में 2 बैठक कम से कम होनी चाहिए और इसके लिए राजभाषा विभाग जो है एक कैलेंडर भी, यानी कि कब कब कार्यक्रम करने हैं उसका एक कैलेंडर भी वह तैयार कर देते हैं। अब मैं प्रादेशिक भाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा। संविधान के भाग 7 अध्याय 2 के अनुच्छेद 345, 46 और 47 ये भाषा संबंधी जो अनुच्छेद है 345, 346 और 347 के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं में से राज्य की राजभाषा और या राजभाषाओं से संबंधित व्यवस्थाएं की गई थी। इसके अनुसार कि संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 346 और 47 के जो नियम है उसके अधीन रहते हुए राज्यों के विधानमंडलों को, विधानमंडल यानी विधानसभा को ये अधिकार है कि वे अपने राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी भी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में
अंगीकार कर सकें। कुछ राज्यों की तो राजभाषा ही हिंदी है, लेकिन इस अनुच्छेद द्वारा राज्य का जो विधानमंडल होता है उसे अधिकार दिया गया था कि वह विधानमंडल यानी विधानसभा जो भी राज्य विशेष है उस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को, मान लीजिए कि गुजरात है तो गुजराती और गुजराती के सिवा अगर कोई दूसरी भाषा बहुत प्रचलित हो तो मान लीजिए कि वह यानी एक या एक से अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी या कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सके। कि मान लीजिए कि गुजरात है तो गुजराती भाषा या गुजराती के सिवा किसी और भाषा को शासन की भाषा के रूप में सभी कार्यों या कुछ विशिष्ट कार्यों की भाषा के रूप में उसका प्रयोग करें, अथवा तो हिंदी को भी उस राज्य के सभी कार्यों के लिए या कुछ कार्यों के लिए स्वीकार किया जा सके। यह अधिकार राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा को दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 346 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी, यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि संचार के लिए राजभाषा है। यानी एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार करना हो, जैसे कि गुजरात को महाराष्ट्र के साथ करना हो, गुजरात को मध्य प्रदेश के साथ करना हो, अथवा राज्य और संघ के बीच यानी गुजरात को केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार करना हो, महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार करना हो, तो उसके लिए राजभाषा यानी हिंदी और सहराजभाषा अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी में भी पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अथवा एक राज्य केंद्र सरकार के साथ जो पत्र व्यवहार करे उसके लिए ये प्रावधान किया गया था। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि संचार के लिए राजभाषा ही हो। और यही बात केंद्र सरकार अगर किसी राज्य के साथ पत्र व्यवहार करता है और कोई राज्य अगर केंद्र सरकार के बीच पत्र व्यवहार करता है तो उसके लिए भी यही नियम था, राजभाषा हिंदी या सहराजभाषा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किए गए एक प्रावधान के अनुसार किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य की राजभाषा होगी। यानी कि राज्य की राजभाषा किसे बनाया जाए, तो उसके लिए प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 347 में कि कोई भी राज्य हो उसके जन समुदाय द्वारा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को उस राज्य की राजभाषा बनाना होगा या बनाया जाएगा। किंतु अगर किसी राज्य के अधिकतर लोग
अगर ये चाहें कि उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य मान्यता दें, तो उस समय पर वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को सब जगह या किसी एक भाग में उसके ऐसे प्रयोजन के लिए, जैसा कि वो उल्लेख करें, मान्यता दी जा सकती है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि हमारे गुजरात की राजभाषा गुजराती है, लेकिन दक्षिण गुजरात के जो लोग हैं वो ये मांग करें, कुकड़ा जाति के लोग जो सबसे अधिक हैं, और ये जो बोली है वो सबसे अधिक यहाँ फैली हुई है, और ये मांग करें कि नहीं कि हमारे यहाँ कुकड़ा बोली जो है उसे भी भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, और यहाँ के जो सारे कामकाज हैं, धर्मपुर, आहवा, डांग, वांसदा आदि जो है, कि उसका जो कार्यालय की जो भाषा है वो कुकड़ा बोली हो, तो सरकार अगर चाहे तो वो इस रूप में उसे स्वीकार कर सकती है। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ के लोग इस रूप में इसकी मांग करें। मांग अगर नहीं करेंगे तो सरकार नहीं करेगी, और सरकार को भी जब मांग योग्य लगेगी तब वह उसका स्वीकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की भाषा जो है उसके बारे में भी हमारे संविधान के भाग 17 अध्याय 3 में नियम बनाए गए कि उच्च न्यायालयों में सब कार्यवाही और अधिनियम, उसके विधेयक, उसके आदेश, नियम आदि में किस भाषा का प्रयोग है, तो उसमें प्रावधान किया गया था कि जब तक संसद या राज्यों के विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे, यानी दूसरा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, तथा उच्च न्यायालय, हर एक राज्य में हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही जो है उसमें, तथा केंद्र सरकार और राज्यों के अधिनियम, विधेयक, अध्यादेश, नियम, विनियम आदि की जो आधिकारिक भाषा होगी वो सिर्फ अंग्रेजी होगी। किसकी? उच्चतम न्यायालय और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनकी उसकी भाषाओं के बारे में, तो उसकी भाषा अंग्रेजी होगी, ये निश्चित किया गया था। अनुच्छेद 348 के खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली अन्य भाषा के प्रयोग को अथवा हिंदी का प्रयोग उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए प्राधिकृत कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों, डिक्रियों, आदेशों के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक राज्य में जो हाई कोर्ट आए हैं, उच्च न्यायालय, अगर उसके लिए अगर आप चाहें, मान लीजिए कि गुजराती में, गुजराती भाषा में हाई कोर्ट में कामकाज हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लेकर राज्य का जो राज्यपाल है वह हमारे गुजरात में
सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली जो गुजराती भाषा है उसे अथवा हिंदी भाषा को हमारे राज्य में जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो आया है उसकी भाषा के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि राज्यपाल को अधिकार दिया गया था कि राज्य की जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी भाषा उस राज्य की जो राजभाषा है वह या हिंदी का प्रयोग उस कोर्ट में हो, उच्च न्यायालय में हो, ये राज्यपाल निश्चित कर सकता है। किंतु ये हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होगी, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, आदेश दिए जाएंगे, तो उसके लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अगर कोई जजमेंट गुजराती में दिया जाता है या हिंदी में भी दिया जाता है तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी देना होगा। यानी कि कार्रवाई गुजराती या हिंदी में हो सकती है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किंतु जब इसका जजमेंट दिया जाए या कोई ऑर्डर किया जाए तो वो गुजराती में दिया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो, अगर वो हिंदी में भी दिया है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में अब देना होगा। अनुच्छेद 348 के खंड 1 में वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध करने वाला कोई भी विधेयक या संशोधन संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी विधेयक या संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की अनुमति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी विधेयक या संशोधन जब लोकसभा में पेश करना हो तो उसके लिए भी दो भाषाएं निश्चित ही थी, हिंदी और अंग्रेजी। किंतु इसके अतिरिक्त अन्य भाषा का प्रयोग अगर संसद में करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिले उसी के बाद ही वह विधेयक हिंदी अंग्रेजी के सिवा अन्य भाषा में लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर रखा जा सकता है। राजभाषा के संबंध में विशेष निर्देश भी दिए गए थे। उसके अनुसार अनुच्छेद 350 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि संघ तथा राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में प्रत्यावेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा। यानी अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में राज्य में केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार की दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी और राज्य में प्रयुक्त होने वाली यानी कि वह अधिकारी अगर गुजरात का है तो यहाँ की गुजराती भाषा
या वह महाराष्ट्र का हो तो मराठी भाषा में अगर उसे कुछ प्रत्यावेदन आवेदन करना हो तो ये आवेदन करने का अधिकार उसे होगा। यानी कि हमारे गुजरात का कोई अधिकारी है और उसे केंद्र सरकार से कोई आवेदन करना है तो वो गुजराती में भी कर सकता है। या महाराष्ट्र का है तो वह मराठी में कर सकता है, पंजाब का है तो वह पंजाबी भाषा में कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह हिंदी या अंग्रेजी में ही करे। जो हिंदी भाषी राज्य हैं तो ये तो हिंदी में ही कर सकते हैं, लेकिन जो अहिंदी भाषी प्रदेश हैं या दक्षिण के जो 4 राज्य हैं तो वे वहाँ की भाषा में केंद्र सरकार से आवेदन कर सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम संविधान अधिनियम 1956 की धारा 21 धारा यानी कलम, पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो फला फला आ कलम हेठળ कार्यवाही કરવામાં આવી છે तो कलम जो है उसे हिंदी में धारा के द्वारा खंड क जोड़कर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय अधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और इस संबंध में किसी राज्य को ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश राष्ट्रपति दे सकेगा। यहाँ जो बात है वह प्राइमरी एजुकेशन की, प्राथमिक स्तर पर जो भी पढ़ाई की जाए वह मातृभाषा में, यानी गुजरात है तो गुजराती में, महाराष्ट्र है तो मराठी में, हिंदी भाषी प्रदेश है तो हिंदी में। प्राइमरी स्कूल में स्कूल की जो भाषा होगी वह राज्य की मातृभाषा हो और इसकी व्यवस्था करनी होगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए भी बहुत सारे निर्देश इसमें किए गए थे, जिसमें एक तो ये कि हिंदी भाषा का प्रचार तथा प्रसार करना, उसका विकास करना, ताकि हिंदी जो है वह संपूर्ण भारत की संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। हिंदी में आत्मीयता हो और अनुसूची 8 में उल्लेखित अन्य जो भारतीय भाषाएं जो हैं उसके रूप, उसकी शैली, उसकी पदावली को भी हिंदी आत्मसात करें और जहाँ जरूरी हो वहाँ हिंदी भाषा जो है अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण करें और संस्कृत से भी वह शब्द लें और अन्य भाषाओं से भी शब्दों को ग्रहण करते हुए अपने आप को समृद्ध बनाएं। यानी कि हिंदी को इस प्रकार समृद्ध करना ये का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 351 के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इसके विकास हेतु हिंदी के विकास के लिए सभी भारतीय भाषाओं से और खास करके संस्कृत से विशेष रूप से सहायता ली जाए। और आज हम देखते हैं कि जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, संविधान में हिंदी के लिए जो व्यवस्था है उसके कारण ही हिंदी आज पूर्ण रूप से
हमारे देश की राजभाषा का पद प्राप्त नहीं कर सके हैं। कारण कि 1965 में जो प्रावधान किया गया था कि अ, अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा के रूप में बनी रहेगी, तो वह स्थिति आज तक है। यानी कि हमारे देश में आज दो राजभाषाएं हैं। मुख्य राजभाषा हिंदी है, दूसरी सह भाषा अंग्रेजी है। और यही कारण है कि विश्व के किसी भी देश को आप देखेंगे तो किसी भी देश ने किसी विदेशी भाषा को राजभाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया है। लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है वो ये है कि हमने अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया है। हमारे जो अधिकारी हैं वह भी आज भी अंग्रेजी में ही कामकाज करते हैं। आज तो स्थिति ये हो चुकी है कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं उसमें भी हिंदी का चलन कम हो रहा है और अंग्रेजी की बोलबाला जो है वो बढ़ रही है। फिर भी राजभाषा 1976 का पालन करना होता है और इसीलिए हिंदी भाषी राज्यों में तो लगभग सभी जो शासकीय जो कार्य होते हैं, कार्यालय जो कार्य होते हैं उसमें हिंदी का प्रयोग होता है। केंद्र सरकार की जो स्थिति है वह तद्विभाषिक है। सरकार के जो कार्यालय हैं, विभाग हैं, निगम हैं, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। तो ये जो मैंने बात की, ये हिंदी भाषा की जो संवैधानिक स्थिति है, यानी जो संविधान है हमारे देश का, उसमें हिंदी की क्या स्थिति है, उसकी बात मैंने आपके सामने रखी।